आणि तिकडे भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस आणि समारोपाचा दिवस पाहायला मिळतोय आणि अधिवेशनाच्या मंचावर अगदी थोड्या वेळापूर्वी पंतप्रधान मोदी दाखल झाले आहेत. थोड्या वेळानंतर मोदी भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित देखील करणार आहेत. यावेळी 2019 साठी ते काय मूलमंत्र देतात पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. काल अयोध्येमध्ये लवकरात लवकर राम मंदिराची उभारणी व्हावी अशी भाजपची भूमिका असल्याचं स्पष्टीकरण अमित शहांनी दिलं. आणि आता थेट जाणार आहोत या कार्यक्रमामध्ये, ज्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोलत आहेत. सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यही है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को, किसी भी ओबीसी के रिजर्वेशन को हाथ में लगाते हुए जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको आज तक किसी प्रकार की कोई भी सहूलतें नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के बारे में एक ऐतिहासिक, एक रिवोल्यूशनरी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है. और ऐसे कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करके हिंदुस्तान के इतिहास में एक सामाजिक न्याय को नई दिशा दी है. बहनों और भाइयों, एक तरफ एससी और एसटी एक्ट के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसके खिलाफ समाज पर अन्याय न हो, इसलिए उसके बारे में अध्यादेश निकालकर हमने दलित पीड़ित शोषित समाज के साथ भी न्याय किया है. सोशल इक्वालिटी ये हमारे लिए एक कटिबद्धता है, पर सोशल इक्वालिटी के साथ हमने आर्थिक समता के साथ भी आगे कदम बढ़ाया. बहनों और भाइयों, लोग जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं. हमारी राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति है. मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी की राजनीति यह जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर नहीं होगी. द पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाकर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र, जो विवेकानंद जी के भाषा में विश्व गुरु की संकल्पना है, उस राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम अग्रसर हैं. और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, केवल इंटरनेट का उपयोग करके तलाक करके जिस प्रकार से अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, प्रोग्रेसिव कहने वाले, प्रगतिशील कहने वाले लोग वोट बैंक के राजनीति के लिए, इसके लिए बच बच के बोल रहे थे. ऐसे समय हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय करके देश के इतिहास में पहली बार पिछले अनेक सालों से तलाक को लेकर जो मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय हो रहा था, उन मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है. सामाजिक सुधार में हमने किए हुए काम आप सबके सामने है. बाकी भी बातों का उल्लेख प्रस्ताव में आया हुआ है. बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. हम दो चार रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश. हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत अलग अलग होने के बाद भी इस देश की एकता और अखंडता का फैब्रिक हमने मजबूत बनाकर रखा है. बहनों और भाइयों, हम इस बात को, देश को नहीं दुनिया को स्वीकार करना होगा कि यूपीए के सरकार में आतंकवादियों के साथ तुष्टीकरण होता था, आतंकवादियों को गौरवान्वित किया जाता था. इतना ही नहीं तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बटाला हाउस में मारे गए पुलिस अधिकारियों के घर पर कोई नहीं गए, पर जो आतंकवादी मारे गए उनके घर में सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच गए. यहां तक चरम सीमा पहुंची थी. हमारे सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ जो प्रॉक्सी वॉर शुरू की है, कि 3 बार लड़ाई में हारने के बाद उनको इस बात का पता चल गया कि हम हिंदुस्तान को हरा नहीं सकते, इसलिए आतंकवाद को और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करो और हिंदुस्तान की कानून और व्यवस्था को समाप्त करो. हिंदुस्तान को धार्मिक सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे फसाद करो और हिंदुस्तान को कानून व्यवस्था को बिगाड़कर हिंदुस्तान को अस्थिर बनाओ. पहली बार
पाकिस्तान सपोर्ट करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सबसे पहली बार इस देश में प्रखरता से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जवाब दिया। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा के समर्थक हैं। पर देश के इतिहास में यह लिखा गया है कि दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितनी भी बातें की तो कभी वो शांति और अहिंसा को प्रस्थापित नहीं कर सकता, और इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांति और अहिंसा को प्रस्थापित कर सकता है। और इसलिए जो आतंकवाद का सहारा लेंगे, जो देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो निरपराध व्यक्तियों की हत्या करेंगे, जो बॉम्ब ब्लास्ट जैसे कार्रवाई करेंगे, ऐसे आतंकवादियों का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बात को हमने जिक्र करके उसका अनुकरण करके दिखाया। कल अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में बताया कितने आतंकवादियों को मारा गया। बहनों और भाइयों, इस देश के भूमि पर हम किसी प्रकार का भी आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों को हम कुचलेंगे। ये बात हमने हमारे प्रभावी कार्यों से सिद्ध करके दिखाई। जो माओवादी नक्सलवाद था, जिसके कारण भी बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी हुई थी, अलगाववादी ताकतें नॉर्थ ईस्ट में हो, माओवादी ताकतें हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर अनेक जगह फैलाने की कोशिश हो रही थी। इन सब बातों पर हमने बड़े कठोरता से इसका सामना किया। और आज 4.5 साल के बाद हम ये बात विश्वास के साथ और अभिमान के साथ कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में जो कार्य हमारे सरकार ने किया है, जिसके कारण हमने आतंकवाद और माओवाद को काबू में लाने में हम यशस्वी हुए हैं। बहनों और भाइयों, नोटबंदी से भी आतंक और नक्सलवाद पर अंकुश लगा है। पिछले 4.5 साल में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में दहशत फैलाने का कोई साहस नहीं हुआ है। मैं और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय से उभर कर आगे आई है, और मोदी जी ने जो इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक कार्यक्रम जो हमको दिया हुआ है, वो इस देश के गांव, गरीब, मजदूर और किसान के कल्याण को करके गरीबी को मिटाने का एक मिशन हम सबको दिया है और हमने काम करके दिखाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, फिर इंदिरा जी कहती थी हम गरीबी हटाएंगे। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणाएं हुई। फिर उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, पर गरीब बर्बाद हो गए। हां, एक बात जरूर है, गरीबी अगर हटी तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे और चमचों की जरूर गरीबी हटी है। भ्रष्टाचार के आधार पर उनकी गरीबी हटी, पर गरीब गरीब होते गया। पर हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, और मैं निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करूंगा कि जो जो योजनाएं जिसका उल्लेख कल प्रस्ताव में किया था, चाहे बिजली पहुंचाने की योजना हो, चाहे गैस पहुंचाने की योजना हो, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए जो अनेक प्रकार की योजना है, उसका एक बार सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, इसका अध्ययन सरकार कर रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4.5 साल में गैस पहुंचाने के बाद, बिजली पहुंचाने के बाद, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस की आयुष्य योजना के बाद जो गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, निश्चित रूप से अब गरीबी रेखा के ऊपर स्वाभिमान से जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। केवल घोषणाएं नहीं हो रही है,
तो देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हमारे योजना से डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। यह डायरेक्ट बेनिफिट मिलने से निश्चित रूप से गरीबी जो स्थिति थी वो बदलने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मुझे याद है वो दिन जब पहली बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आने के पहले उन्होंने द्वार पर नीचे झुककर दंडवत करने के बाद जब वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आए थे तो उन्होंने पहली बात कही थी कि मेरी सरकार, मैं देश के गरीबों को समर्पित कर रहा हूं। देखो, भाषण में तो बहुत सी बातें आती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। बात तो हुई, पर स्पिरिट में आज तक भी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की, पर नहीं हटी। पर जब मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार में गरीबों को समर्पित कर रहा हूं, तो मैं देश के अर्थशास्त्रियों को, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को, मैं इस देश के चिंतकों को, पत्रकारों को नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि 4.5 साल में जो सामाजिक कल्याण की, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की योजनाएं हमने जो शुरू की, जिसके ऊपर जो अमल किया है, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट आप करिए। बेनिफिशियरीज की संख्या निकालिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर रोजगार किसको मिला है, संख्या निकालिए और वैज्ञानिक आधार पर ऑडिट करके बताइए कि कितनी लोगों को राहत मिली है। बहनों और भाइयों, कथनी और करनी में अंतर होता था। पहली बार कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहा वो करके दिखाया, जो दिखाया वही कहा, और जो किया वो आपके सामने है। और इसलिए मैं खुले रूप से चुनौती देता हूं कि परफॉर्मेंस ऑडिट करिए, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट स्टडी करिए, योजना में इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो है उनकी लिस्ट बनाइए और 4.5 साल में उनके जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ वो निकालिए। हमने पहली बार, मेरी सरकार जो गरीबों के लिए काम करेगी, जो बात मोदी जी ने की थी वो केवल बात नहीं थी, तो हमने खुद इस बात को अपने कार्यक्रमों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। यही हमारे सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हमारी सबसे बड़ी जीत है। गरीब लाभार्थियों के खातों में पैसा मिलता था, 3-3 महीने मिलता नहीं था। पैसे दिए बिना गरीबों को अनुदान नहीं मिलते थे। करीब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 5,68,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिससे करीब 90,000 करोड़ रुपए बिचौलिए से बचाए गए। बहनों और भाइयों, पहली बार देश के इतिहास में गरीबों के लिए, गरीबों के बैंकों में अकाउंट नहीं थे। हमारी जनधन योजना के द्वारा 33.66 यानी करीब 34 करोड़, जो 3.5 करोड़ केवल खाते थे, 34 करोड़ खाते खोले गए और जिसमें 53% महिलाएं हैं, 62% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गरीब परिवारों को एलजीपी कनेक्शन दिए गए, एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए। आयुष्मान भारत में 10 करोड़ गरीब परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। मैं कल नड्डा जी के बाजू में बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि केवल योजना शुरू हुई अभी तक 8.5 लाख लोगों को, इस गरीब लोगों को फायदा हुआ। अगर ये योजना नहीं होती तो बेचारे गरीबों का क्या होता, आप जरा सोचिए। आयुष्मान भारत में ये मुफ्त इलाज 8.5 लाख लोगों को मिला है। देश के 91% गांवों में बिजली भी पहुंचा चुकी है। 1,25,000 गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार ने 5 वर्षों में कृषि का बजट 2,11,694 करोड़ यानी दुगना हुआ है। 11 लाख करोड़ किसानों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण दिया गया है और प्राकृतिक आपदाओं के लिए
करीब 33,000 करोड़ से राशि हमने उसके लिए इशू की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विकास हुआ है। जितनी बातें कही उतनी कम है, जो अनेक प्रस्ताव में आई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जो प्रधानमंत्री नए भारत की सोच की बात कर रहे हैं, वो भारत बदल रहा है। रोड जहां जाए वहां रोड का काम शुरू है। एक्सप्रेस हाईवे टनेल्स बन रही है। जो 2 किलोमीटर पे रोड आया था वो 28 किलोमीटर पर डे आया है और मार्च तक 40 किलोमीटर पर डे तक जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, ग्रामीण सड़कों में प्रतिशत 54% था, वो 91% हो गया है। आसाम अरुणाचल में दो बड़े ब्रिज का निर्माण हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदल हुआ है, जल परिवहन में करीब गंगा में हमने कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथ से किया है। इतना ही नहीं तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि सागरमाला योजना में करीब 15 लाख करोड़ की योजना हमने ली है, जिसमें 4 लाख करोड़ का काम शुरू हुआ है। रेलवे का विकास हुआ है। ब्रॉडगेज लाइन 9,528 किलोमीटर हो गई है। नवीनीकरण में 50% वृद्धि हुई है। नॉर्थ ईस्ट 50 साल में नहीं हुआ उतना काम आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में हो रहा है और पूरी तरह से सड़क और रोड से बदल रही है। 34 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। 102 हवाई अड्डे हुए हैं। जो हवाई चप्पल पहनते थे वो हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी विशेषता है। जो आर्थिक स्थिति है, जब मोदी जी आने के पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस था, जिससे सरकार जूझ रही थी, वो हमारी सरकार आज नीतिगत सरलीकरण, पारदर्शिता के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में नाम आ गया है। आज मुझे विश्वास है कि दुनिया के जीडीपी में भारत टॉप 5 में आ गया है। विश्व के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2013 में 2.43% से बढ़कर 2017 में 3.1% हो गई है। 2018-19 की पहली छमाही में जीडीपी का दर 7.6% बढ़ा है और राजकोषीय घाटा 3.3% के बजटीय लक्ष्य के भीतर है। जो इन्फ्लेशन था, जो मोदी जी की सरकार आने के बाद केवल 5% है, कभी 3 और 4% रहता था, वो मनमोहन जी के सरकार में वो 18% फूड इन्फ्लेशन था। महंगाई कितनी ज्यादा थी और आज की स्थिति क्या है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट से लेकर ईज ऑफ बिजनेस के लेकर अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री का गौरव कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था। 2018 में 77वें स्थान पर आ गया है। 13-14 में रिटर्न दाखिल करने वाले आयकर दाताओं की संख्या 3.82 करोड़ थी। 17-18 में 6.86 करोड़ हुई है। आयकर संग्रह 2013-14 में केवल 6.38 लाख करोड़ था। 17-18 में 10.2 लाख करोड़ तक बढ़ा है। नंबर 2 की इकोनॉमी खत्म हुई है। ब्लैक मनी अब नहीं हो सकता। विदेशों में कोई पैसा नहीं भेज सकता। बोगस कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ साफ सुथरी आर्थिक नीति का क्रियान्वयन हो रहा है। जो पाप है वो कांग्रेस के सरकार का था कि 2009 से लेकर 2014 तक 54 लाख करोड़ रुपए बैंक के लिए फाइनेंस किया गया था। फोन पर दबाव में ऐसे ऐसे ऋण दिए गए थे। वो पाप हमको आज सुलझाने की हमारे ऊपर नौबत आई है। मेरे मिनिस्ट्री में 403 प्रोजेक्ट थे, स्टॉल प्रोजेक्ट थे 3,85,000 करोड़ के। अरुण जी और मोदी जी के सहयोग से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए और इस देश के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाने का काम किया और इस देश को बाहर निकालने का काम किया। बहनों और भाइयों, स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी का, वो रिफॉर्म करके हमने दिखाया। टैक्स प्रणाली में 50 लाख नए करदाताओं को जोड़ा है और जो जीएसटी का जो है 95% वस्तु ऐसी है कि जिनका जीएसटी का दर 18% से कम है। मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया के ऊपर हमने इतना काम किया है कि हमारे देश की तस्वीर बदल रही है।